बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, श्री धनपत अग्रवाल जी, श्री विजय करोड़िया जी, यहाँ पर उपस्थित मित्रों, मुझे खुशी है कि एक बार फिर स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुझे आने का मौका मिला है। खोटे सिक्के की तरह मैं लगभग हर साल आता लौटता हूँ यहाँ पर, लेकिन शायद पिछली बार गत साल नहीं आया था, लेकिन उसके पहले लगभग लगातार आता रहा हूँ। और इसीलिए इस बार जब मुझे धनपत जी ने निमंत्रण दिया तो आपसे मिलने की इच्छा हमारी प्रबल हुई और मैंने कहा कि कोलकाता आकर मैं इस निमंत्रण को ज़रूर स्वीकार करूँगा। अभी हमारे मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने कहा बैठे बैठे बोलिए, मैं वरिष्ठ ज़रूर हो गया हूँ लेकिन अभी भी खड़े होने की ताकत है। मित्रों, आज सुबह सुबह एक खुशखबरी मिली चैनल्स के माध्यम से, और वो ये थी कि रिजर्व बैंक ने जैसा अभी धनपत जी ने कहा कि 1/4% 25 बेसिस पॉइंट से जो रेपो रेट है उसको उन्होंने कम कर दिया और ये दूसरा कट है। इसके पहले जनवरी में उन्होंने 25% कम किया था, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये नहीं है कि 25% से कम किया। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक दूसरी दिशा में चल पड़े, जिसके ठीक विपरीत दिशा में हम जा रहे थे जब यूपीए का शासन था। यूपीए के शासनकाल में 13 बार रिजर्व बैंक को मजबूर होना पड़ा ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए। और आप सब शायद इस बात से अवगत होंगे कि जब आप व्यवसाय, धंधे, उद्योग में लगे लोगों से बात करते थे तो वो ये शिकायत करते थे कि कॉस्ट ऑफ मनी इतना बढ़ गया है कि अब उनके लिए धंधा करना, धंधे में पैसा लगाना, उद्योग में पैसा लगाना ये असंभव सा हो रहा है। और उस समय जो ट्रेंड था वो ट्रेंड था इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। अगर किसी रिव्यू में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को स्थिर रखती थी, कांस्टेंट रखती थी, बढ़ाती नहीं थी, तो लोग बड़े खुश होते थे। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि हम सबके लिए बहुत संतोष और खुशी की बात है कि इस एनडीए के शासन में आने के तुरंत बाद से ये नई दिशा में हम बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जो भरोसा है वो भरोसा इस पर तो है ही है कि अभी 50% बेसिस पॉइंट यानी कि आधे प्रतिशत से ब्याज दरों में कमी आ गई, लेकिन आगे की दिशा निर्धारित हो, डायरेक्शन सेट हो गया है कि आने वाले दिनों में भी ये व्यवस्था चलेगी और धीरे धीरे करके हम इंटरेस्ट रेट को वहीं लाएंगे जहां हमने उस समय छोड़ा था जब हमने सरकार छोड़ी थी सन 2004 में। तो ये बहुत सुकून देने वाला, बहुत प्रोत्साहन देने वाला एक डेवलपमेंट है, घटना है हमारी अर्थव्यवस्था में, और इसको हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए। मुझे याद है कि एक दफा जब मैं विदेश मंत्रालय में शिफ्ट हो गया था और कहीं विदेश जा रहा था, विदेश मंत्रालय का तो काम ही होता है विदेश जाना, तो हमें हवाई जहाज में कुछ लोग मिले तो उन्होंने हमसे पूछा, कुछ उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय में जब आप थे तो
आपका क्या मानना है कि आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वित्त मंत्री के नाते क्या था? तो मैंने उनसे कहा कि मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि मैंने ब्याज दरों को कम किया और सचमुच में 14.5% जो ब्याज दर होता था उसको धीरे धीरे कुछ सालों में घटाकर हम लोगों ने ये रेपो रेट वगैरह को 6% पर 6% पर लाया। तो ये बातचीत हो रही थी कि एक दूसरे सज्जन कहीं बैठे हुए थे अपनी सीट पर, वो उठकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों की बातचीत सुन रहा था तो मुझसे अपने को रोका नहीं गया और मैं आके आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ब्याज दर कम किया उसका लाभ मुझे क्या मिला। मैं प्लास्टिक उद्योग में हूँ, एक छोटा मोटा उद्योगपति हूँ और ब्याज दरों के चलते मेरा मुनाफा घटते घटते घाटे में बदल गया और मुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, मुझे मजदूरों की छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन जब आपने ब्याज दर कम की और मैं अपने बैंक के पास गया और मैंने कहा कि हमारा जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर लो, उन्होंने कम दर पर उसको रीस्ट्रक्चर किया, तो उसके बाद से मेरे लिए संभव हो पाया कि मैं अपनी फैक्ट्री फिर दोबारा चालू करूं। जितने मजदूरों को मैंने अलग किया था उन सबको मैंने वापस बुला दिया, बल्कि नए लोगों को भी रोजगार में आज के दिन दे रहा हूं और एक्सपोर्ट बिजनेस के सिलसिले में मैं विदेश जा रहा हूं। ये बात उन्होंने आके मुझसे कही और मुझे बहुत संतोष हुआ कि ये व्यक्ति एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का। नहीं तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, कौन सोचता है, लेकिन वो जीता जागता उदाहरण एक मेरे सामने आया जिसने कहा कि मुझे फायदा हुआ इस बात से। अब आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा लगाता है, बिजनेस करता है, तो वो जाहिर है कि वो देखेगा कि मुझे लाभ क्या मिलेगा, मुझे मेरा मुनाफा कितना होगा, और उसमें दो बातों का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसको कहते हैं वो ध्यान देगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कैसे मिलेगा। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसको मैं अभी छोड़ता हूँ, लेकिन वो देखेगा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही है कि नहीं, रेल कनेक्शन है कि नहीं, ठीक टाइम पर हमको मालगाड़ी मिल जाएगी कि नहीं, रोड कनेक्शन है कि नहीं, बैंक है कि नहीं, ये सब कुछ वो फिजिकल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और उसके बाद वो कॉस्ट ऑफ मनी कैलकुलेट करेगा कि हम अगर कहीं से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हमको उसका कितना ब्याज देना पड़ेगा और तब वो अपना एक कैलकुलेशन करेगा कि हमको मुनाफा होगा या घाटा होगा और उसके आधार पर वो उद्योग लगाएगा या बिजनेस शुरू करेगा। अगर उसे लगेगा कि कॉस्ट ऑफ मनी इतना है कि हम मुनाफे का धंधा नहीं कर सकते हैं, तो अपना हाथ खींच लेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो ब्याज दर है जो रिजर्व बैंक निर्धारित कर रही है, उसका बहुत बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में या पीछे करने में। और 10 वर्षों तक और खास करके 2009 से 2014 तक अगर रिजर्व बैंक बढ़ाता रहा ब्याज दर, तो जिस दुर्गति को हम प्राप्त हो गए थे मई 2014 आते आते, उससे निकलने का एक बड़ा रास्ता ये था कि कॉस्ट ऑफ मनी कम किया जाए, ब्याज दर कम किया जाए। लेकिन ब्याज दर क्या हम वैक्यूम में कर सकते हैं? रिजर्व बैंक किन बातों को देखती है? रिजर्व बैंक के बारे में कहा जाता है कि इट्स ए डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत सारे फिगर्स देखते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, बढ़ाएंगे या स्थिर रखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो रिजर्व बैंक देखती है, वो रिजर्व बैंक का देखना जिम्मेदारी भी है, वो देखती है कि मुद्रास्फीति का दर क्या है, इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। और अगर 2009 और 2014 के बीच में उन्होंने बढ़ाया
तो उसका मुख्य कारण जो था वो ये था, जैसा अभी धनपत जी यहाँ कह रहे थे कि 2008-9 से जो इन्फ्लेशन के रेट में वृद्धि होना शुरू हुई, तो जो स्वतंत्र विचार रखने वाले लोग हैं, मेरे ऊपर तो आरोप लग सकता है कि भाई एक राजनीतिक दल के आप हैं और इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग स्वतंत्र विचार के हैं उनका कहना है कि 6 वर्षों तक लगातार जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो 10% या 10% के ऊपर, और जो आम लोगों को इससे तकलीफ हुई, उसके अलावा अर्थव्यवस्था को जो तकलीफ हुई, वो सब पिक्चर हमारे सामने है। तो इसलिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो है। अब जैसा अभी धनपत जी कह रहे थे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स फ्लैट है या लाइन के नीचे चला गया है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 5% के आसपास है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि हमारा कंफर्ट लेवल है 6% के नीचे अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा तो उनके कंफर्ट लेवल से नीचे है आज के दिन। और इसीलिए कल यहाँ पर मैं कहीं और बोल रहा था, किसी और मंच से, और इसके पहले मैं मुंबई में था, वहाँ हमने इस बात को कहा कि मैं अगर आर्थिक स्थिति को देख रहा हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों को घटाना चाहिए। और कल भी मैंने कोलकाता में ये बात कही, मैंने ये भी कहा कि उसको टिंकर नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत कम से नहीं घटाना चाहिए, एक ऐसी कमी करनी चाहिए उसमें जो महत्वपूर्ण हो, जिसका बहुत साफ एक इम्प्रेशन, एक संदेश देश की जनता को जाए। और मेरा सुझाव था कि उसको आधे प्रतिशत से कम करना चाहिए, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन रिजर्व बैंक ने आज सुबह सबको चौंकाते हुए 25 बेसिस पॉइंट कम किया है। लेकिन फिर भी एक बहुत मजबूत संदेश गया है पूरी अर्थव्यवस्था को, और जाहिर है कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से आगे आज बढ़ा है। तो ये जो हम इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इसका एक संबंध सरकार के बजट से है। अगर बजट में हम जो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे, फिस्कल डेफिसिट है क्या? फिस्कल डेफिसिट है कि सरकार को जितनी आमदनी होती है, सारा उसका टैक्स और कैपिटल रिसीट्स, जितना पैसा सरकार के पास आता है, उसकी तुलना में सरकार का खर्च कितना है। और सरकार का खर्च अगर उसकी तुलना से बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं फिस्कल डेफिसिट के दृष्टिकोण से। तो और एक दूसरा होता है रेवेन्यू डेफिसिट, उस पर मैं आता हूँ। फिस्कल डेफिसिट आप देखेंगे, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि हम लोगों ने जो व्यवस्था कड़ी की थी जब हम शासन में थे 1998 से 2004 तक, उसका नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होने लगा। अब वो सुधार जो था वो 2003-04 में साफ दिखने लगा, जब कंट्री का ग्रोथ रेट 8% हो गया, और वही ट्रेंड चलता रहा 3 साल तक। और 2007-08 में वह जो वर्ष था 2007-08 वित्तीय वर्ष, वो मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया वर्ष था। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि हमारा जो सरकारी घाटा है, ये जब मैं वित्त मंत्री बना था और मैंने बजट देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि सरकार के ऊपर जो इंटरेस्ट बर्डन है, जो हम पहले लोन ले चुके हैं और उस पर जो ब्याज हम देते हैं, वो लगभग सीधा ऐसा वर्टिकली बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा
कि हमारा सारा रेवेन्यू ब्याज इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा और हमारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा। तो इस बात से हमको चिंता हुई और इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात करके हमने एक कानून का मसौदा तैयार किया जो 2003 में पार्लियामेंट का एक्ट बना, जिसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है, FRBM एक्ट। FRBM एक्ट जो 2003 में भारत के संसद ने पास किया, उसमें उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2008 तक हम फिस्कल डेफिसिट को GDP के 3% पर लाकर स्थिर करेंगे और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको शून्य कर देंगे, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे रेवेन्यू डेफिसिट को? क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार का जो अकाउंट है, इसमें भी आप देखेंगे बजट एट ए ग्लांस में कि इसमें 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, प्लान, नॉन प्लान और कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार का है, जैसे हमने पहले जो ब्याज लिया, जो लोन लिया उस पर ब्याज दिया, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं न माना जाएगा। इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं सरकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आते हैं, जिनसे किसी एसेट का और इस संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, जो अर्थव्यवस्था के ऊपर भार है, बोझ है, फायदा नहीं पहुंचाता है, लेकिन सरकार को इस तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। तो रेवेन्यू का जो खर्चा है, अनप्रोडक्टिव जो खर्चा है, उसमें भी घाटा हो रहा है। तो ये उसी हाउसहोल्ड की तरह हो गया, एक गृहस्थी की तरह हो गया, जिसमें कि हम अपने जो हमारा मासिक खर्च है वो हम नहीं चला पा रहे हैं और मासिक खर्च को चलाने के लिए हर महीने हम जाते हैं किसी के पास जो लेंड करता है और उससे उधार लेते हैं। तो जाहिर है यहाँ बैठे सब लोग इस बात को समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये कि भाई आप खर्चा चलाने के लिए अगर आप लोन लेंगे तो लोन का चुकाएंगे कैसे? नहीं चुका पाएंगे। जब लोन चुकाने की नौबत आएगी तो फिर या तो जेल जाइए या बैंकरप्ट घोषित होइए या भाग जाइए या जैसे दुर्भाग्य से कुछ किसान हमारे मुल्क में करते हैं, खुदकुशी करेंगे। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने FRBM एक्ट बनाया। अभी मैं चिदम्बरम साहब को सुन रहा था एक टीवी इंटरव्यू में, वो बहुत शिकायत इस बात की कर रहे थे इस साल के बजट को लेकर कि 15-16 वर्ष में फिस्कल डेफिसिट को 3.6% पर लाने के बजाय अरुण जेटली जी ने इसको 3.9 पर रखा है। और नहीं करना चाहिए था, ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, जो आंकड़े हैं, चिदम्बरम साहब और प्रणब मुखर्जी जी, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो उनका दुर्भाग्य था कि वो चिदम्बरम साहब के सक्सेसर बने। जब वो दोनों वित्त मंत्री थे तो क्या स्थिति थी? मैंने कहा 2007-8 बहुत अच्छा वर्ष था। 2007-8 में फिस्कल डेफिसिट था 2.5% और रेवेन्यू डेफिसिट था 1.1%। 2008-9 में यह बढ़कर हो गया 6% एंड 4.5%। अगले साल 9-10 में यह बढ़कर हो गया 6.5% एंड 5.2%। फिर थोड़ा घटा, फिर बढ़ा और उसके बाद अब वो 4.1 पर है इस साल, अभी जो 31 मार्च को साल खत्म होगा, और रेवेन्यू डेफिसिट 2.9 पर रहेगा। अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो ये 4.1 को उन्होंने स्वीकार किया
उस समय हमें भी ठीक नहीं लगा कि उन्होंने 4.1 जो चिदम्बरम साहब तय करके गए थे उसको क्यों स्वीकार कर लिया, लेकिन शायद उन्होंने ठीक किया और जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल होती चली गई। उसके चलते अब वो विश्वास के साथ इस बजट को प्रेजेंट करते समय कह सकते थे कि हम इस साल फिस्कल डेफिसिट को 4.1 पर निर्धारित करेंगे। अब आगे उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को 3.9 पर रखा है। अब वो 3.9 हो 3.6 हो, इसके बहस में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 3% जाने में उन्होंने कहा मुझे 3 साल लगेगा, 2 साल में मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए 3 साल में कर लेंगे। जब 31 मार्च 2008 बीत ही गया तो मुर्दा के ऊपर जितना भी लादना है लाद दो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। मुझे चिंता जो है वो फिस्कल डेफिसिट की नहीं है, मुझे चिंता है कि 3 साल के बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो 2% पर रहेगा। तो 3% यानी कि 1% जीडीपी का प्रोडक्टिव खर्चा होगा और 2% जीडीपी का अनप्रोडक्टिव खर्चा होगा, और इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि 17-18 में यानी कि 31 मार्च 2018 को हम रेवेन्यू डेफिसिट को 2% के बदले 0 पर ले। ये हमारे सामने चुनौती होनी चाहिए और आने वाले दिनों में सारी बातों पर विचार करके ये मुझे लगता है कि तय करना चाहिए। तो अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि तब अगर और जो कारण हैं वो हमारे अनुकूल नहीं हुए और परिस्थितियां, तो फिर मुद्रास्फीति के ऊपर उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे 2008-9 में हुआ। अब यूपीए सरकार ने हमको समझाया, देश की जनता को समझाया कि भाई ये करना जरूरी इसलिए था क्योंकि अमेरिका में क्राइसिस हो गया था, सब प्राइम क्राइसिस, और उससे जो उत्पन्न हुई थी परिस्थितियां उसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। हम लोगों ने इसको सिरे से खारिज किया। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था उस समय और हर जगह मैं कहता था कि सब प्राइम क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए ये उपाय इन्होंने किया और उसका लाभ भी उनको मिला 2009 के चुनाव में। 2014 में वो लाभ उनको इसलिए नहीं मिला कि इन 5 वर्षों में उन्होंने ऐसा भट्टा बैठाया अर्थव्यवस्था का कि सब लोग, अगर उनके जेब में सरकार के लोग जाकर पैसा भी डाल देते, और शायद उन्होंने किया भी, तब भी लोगों ने कहा कि नहीं तुमको वोट नहीं देंगे, और जो नतीजा है वो हम लोग के सामने। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था की और आगे भी रहेगी। और अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है जैसे आज के दिन है तो ये उससे भी बड़ी चुनौती बनेगी। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है उसका लाभ हमको मिला, और इस साल का आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सब्सिडी है पेट्रोलियम के ऊपर वो 85,000 करोड़ से घटकर रिवाइज एस्टिमेट में इसी साल 60,000 पर आ गई है। 25,000 करोड़ रुपए का फायदा सरकारी बजट को हुआ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आने से, केवल सब्सिडी फंड पर। बाकी जो फायदा हुआ सब लोगों को वो दूसरी बात है। और अगले साल उन्होंने जो अमाउंट रखा है वो अमाउंट रखा है 30,000 करोड़, यानी कि 60,000 करोड़ को घटाकर 30,000 करोड़। ये वो समझते हैं कि इतना हमको खर्च करना पड़ेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि केरोसिन और एलपीजी की जो सब्सिडी है उसके ऊपर। और जैसा धनपत जी कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल को डीरेगुलेट कर दिया गया है, तो पेट्रोल डीजल को डीरेगुलेट करने का मतलब ये हुआ कि या तो कीमत बढ़ेगी
जैसे हाल में पड़ी, अगर क्रूड जो हम खरीदते हैं ब्रेंट को, वो अगर उसकी कीमत बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो साथ साथ यहाँ भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी या सरकारी घाटा बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसमें राहत मिल सके। तो ये चुनौती एक आने वाले दिनों में रहेगी। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, मैं मानता हूं कि आज के दिन एक बड़ी चुनौती थी और इस बजट में उस चुनौती का मुकाबला किया गया है। दूसरी बड़ी चुनौती क्या थी वित्त मंत्री के सामने? दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि जिसको हम इन्वेस्टमेंट साइकिल कहते हैं, पूंजी निवेश का चक्र, वो दोबारा कैसे चालू हो जाए, उस साइकिल को हम कैसे रिवाइव करें। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल को हम रिवाइव नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ नहीं होगा तो उसके जो परिणाम है वो जो हमने भुगते हैं वो फिर भुगतने पड़ेंगे। तो ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट साइकिल को ग्रोथ के लिए रिवाइव करना, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। अब ग्रोथ कहां से आएगा? जब अटल जी का शासन था उस समय आपको याद होगा कि ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए मुख्य रूप से हम लोगों ने 3 उपाय किए। एक तो हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया ताकि कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाए। फिर पैसा उपलब्ध बैंकों के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से पैसा उपलब्ध हो, ये एक था। दूसरा जो था वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर, कहाँ लगाएंगे लोग पैसा, अगर मिल भी गया तो कहाँ लगाएंगे? तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए 2 रास्ते हम लोगों ने। नंबर 1 था इंफ्रास्ट्रक्चर। जब रूरल रोड्स और नेशनल हाईवेज या टेलीकॉम या पोर्ट्स, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो प्रयास किया गया वो इसीलिए किया गया कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध, और वो उपलब्ध हुई, लोगों ने उसमें पैसे लगाए। दूसरा जो हम लोगों ने काम किया था वो किया था हाउसिंग सेक्टर खूब बढ़ावा दो। अब इसमें बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक हम हर हिंदुस्तानी को घर मुहैया कराएंगे। बड़ी चुनौती है। तो ये घर हम कैसे मुहैया करेंगे? सरकार तो घर बना के देगी नहीं। तो लोगों को इस योग्य बनाओ कि वो जो किराए में पैसा खर्च करते हैं उसके बदले वो घर ले ले, और इंस्टॉलमेंट में किराए के बदले घर का जो लोन है उसकी अदायगी करते रहे। तो ये हम लोगों ने किया। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं वित्त मंत्री बना था 1998 में, तो एक इनकम टैक्स में हम छूट देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, कि आपने हाउसिंग लोन लिया तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें इतना हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय कम कर देंगे। उस समय था 15,000 रुपये सालाना। मैंने उसको 3 वर्षों में बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया। और 1.5 लाख रुपया करने का मतलब ये हुआ था कि उस समय के सूद के दर को देखते हुए कि 15 से 20 लाख रुपया जो लोन लेता था मकान बनाने के लिए या अपार्टमेंट खरीदने के लिए, उसके ऊपर ब्याज चुकाने का भार नहीं पड़ता था। 15, ये जो 1.5 लाख रुपया था ये 10 वर्षों तक 1.5 लाख रुपया ही रहा। यूपीए सरकार ने इसमें कोई इजाफा नहीं किया। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने बढ़ाकर इसको 2 लाख कर दिया। तो 2 लाख से कुछ एनकरेजमेंट मिला। और मैं मानता हूं कि इस साल के बजट में इसको स्थिर छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए पर शायद बढ़ा के 2.5 लाख करना चाहिए था। और वित्त मंत्री जी को मैंने सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया है कि जब फाइनेंस बिल आएगा लोकसभा के सामने तो उनको इसको अमेंड करके 2.5 लाख रुपया करना चाहिए, ताकि इसमें लोगों को राहत मिले और हाउसिंग को बढ़ावा मिले
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो एक ओर तो हमारी जरूरतें जो हैं उसको पूरा करती है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को ऐसी गति देती है जो दूसरा कोई सेक्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लायर कहते हैं वो इतना जबरदस्त है कि इससे बहुत गति मिलती है अर्थव्यवस्था को। तो ये दो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, लेकिन सूद का दर कम हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया, पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं उपलब्ध होना चाहिए ना। हम लगाना चाहते हैं लेकिन हमको कहां से मिलेगा? अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि सरकार के पास भी पैसा नहीं है, तभी ना हम 3.9% घाटा बढ़ाए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास भी पैसा नहीं है, क्यों भी नहीं? प्राइवेट सेक्टर के पास भी पैसा नहीं है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं उनका लाखों की देनदारी उनको बनती है बैंक से, और उसके चलते एनपीएस बैंक के बहुत बढ़ गए हैं, बैड लोन्स, तो उनके पास पैसा नहीं है। और चूंकि एनपीएस बन गए हैं बैंक्स में, तो बैंक्स भी पैसा देने की स्थिति में नहीं है कि पैसा आएगा ही नहीं है तो हम नया कहां से? तो ये एक दुष्चक्र शुरू हो गया। इस दुष्चक्र को हम कैसे दूर करेंगे? पब्लिक सेक्टर के पास 2-2.5 लाख रुपया है उनके रिजर्व्स में। अरुण जी ने कहा है कि हम 70,000 करोड़ रुपया लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और एक उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट किया है जो जिसमें 20,000 करोड़ रुपया जाएगा और जिसको वो और बढ़ा के लेवरेज करके, जयंत सिन्हा ने कहा है कि हम लोग लगभग 1 लाख करोड़ कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा उपाय क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए और इरिगेशन के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू। तो इन तीनों स्रोतों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा उपलब्ध कराने की बात उन लोगों ने की है। साथ ही साथ देश में बचत की का दर बढ़े। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आंकड़ा जो है वो ये है कि 2007-8 में जो हमारा घरेलू बचत का दर था वो 37% पर था, वो अब घटते घटते 29% पर आ गया। यानी कि लाखों करोड़ रुपया जो देश की जनता पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बचाती थी, उसने बचाना छोड़ दिया है, और हाल तक हम जानते हैं कि वो सोने में लगाती थी। इसलिए गोल्ड बॉन्ड का स्कीम आया है, उसके थ्रू भी हम लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो बचत के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जिसका उल्लेख किया गया है बजट भाषण में, उससे बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वहां पर भी मुझे एक कमी महसूस हुई। अभी जो व्यवस्था है उसमें आप कहीं अगर इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पर इन्वेस्ट करेंगे और कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको उसको लाभ मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एक लाभ हम सब लोग कुछ न कुछ मात्रा में लेते हैं, अब वो है कि बैंक में हमारा सरप्लस पैसा जो है वो जमा रहता है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट में। उसमें जो हमको सूद में, इनकम टैक्स में छूट मिलती थी, उसको अगर हम लोग बढ़ा दें तो आम आदमी को बिना कुछ कहीं इन्वेस्ट किए हुए इसका लाभ मिलेगा। और वो चाहेगा कि भाई अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट में या सेविंग्स बैंक अकाउंट में हमने 50,000 रुपया रखा है तो उसको बढ़ा के 60 कर दो, 1 लाख कर दो, क्योंकि उससे फिर पैसा हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो हम लोग सब चाहते हैं कि लिक्विडिटी रहे हमारे सेविंग्स में,
और ये मैं दूसरा सुझाव इसलिए देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि ये जो सेविंग्स पर आपको बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन इंटरेस्ट अर्न का जो सेविंग है 1 लाख रुपया जितना भी है उसको 50,000 रुपया से और बढ़ा दीजिए ताकि इनकम टैक्स में सब लोगों को राहत मिल जाए और सब लोग फिर बचत करने लगे। और हमको वापस जाना है 36, 37, 38% पर। और यहां पर मैं ये बात कह दूं कि अगर आप देखेंगे कि 2007-8 में जो घरेलू बचत का दर अगर 37% था तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में कितना था? 39%, यानी कि 37 + 2। अब +2 का मतलब कि वो बाहर का पैसा आया था देश में। अब हमारे यहाँ क्या चर्चा होती है कि भाई एफडीआई करो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नो, स्वदेशी कहते लोग ना, और ऐसा लगता है जैसे कि बाहर बैठा हुआ कोई अपरिचित व्यक्ति है वो हमारा भला कर देगा। नहीं करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक ही उपाय है कि भारत के लोग में रहने वाले लोगों की जो जरूरतें हैं, जो मांग है, उसको पहले पूरा किया जाए। इट मस्ट बी ए डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, वही है। और उसको, उस मांग को पूरा करने के लिए जो पैसा आएगा वो देश के लोगों का पैसा आएगा, वो डोमेस्टिक सेविंग्स होगा, जिससे कि हमें वो रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे और हम अपनी ताकत से अपने देश का की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे और इसको 10% ग्रोथ रेट पर ले जाएंगे। विदेशी आए, कोई किसी का एतराज नहीं है, लेकिन विदेशी हमारे देश का भला नहीं करेंगे, देश के लोग ही देश का भला करेंगे। तो किस तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया और इसका परिणाम जो है वो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर मैं इस बजट का बहुत संक्षेप में विश्लेषण करूं तो मैं ये कहूंगा कि इस बजट का केंद्र बिंदु है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे ग्रोथ हो। दूसरा जो इसका पाया है, पिलर है, वो है ब्लैक मनी के ऊपर, काले धन के ऊपर जो चोट करने की बात की गई है। और उसमें कई सारे उपाय बजट भाषण में उन्होंने बताए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इस पर एक कानून भी तैयार कर रहे हैं, उसको भी हम संसद के सामने लाएंगे। बाहर के देशों में जो पैसा है उसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी हम लोगों को है। काले धन पर एक बड़ी चोट करना इस बजट का एक प्रमुख पहलू है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि काले धन के चलते हमारा बहुत नुकसान होता है और हम लोगों ने इस बिंदु को उठाया था पहले से और इसलिए इस पर वित्त मंत्री जी ने जोर दिया है। आने वाले दिनों में करों की जो व्यवस्था होगी उसमें इसके ऊपर और नियंत्रण रखने की बात होगी। तीसरा जो बजट का पहलू है जो बहुत स्वागत योग्य है वो है सोशल सिक्योरिटी नेट। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके लिए कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स तैयार की गई हैं और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में हम संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, हर व्यक्ति के लिए एक सामाजिक सुरक्षा, इस व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अटल जी की सरकार में इस बार उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, फिर 10 वर्षों तक उसमें कुछ नहीं हुआ, मनरेगा को छोड़कर अब उसमें आगे हम कदम उठाएंगे। और चौथा
जो मैं मानता हूं कि बहुत स्वागत योग्य कदम है इस बजट में, वो है 2022 तक वित्त मंत्री जी ने संसद में, लोकसभा में खड़े होकर हमें आश्वस्त किया है कि जो जीवन यापन में सुधार के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। यानी कि हर व्यक्ति को घर मिले, हर गांव को सड़क मिले, हर व्यक्ति को बिजली मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इत्यादि इत्यादि। ये जो चीजें हैं इसका उन्होंने कहा है कि 2022 तक पूरा करेंगे। और जितनी विकराल समस्या है उसके पहले अगर वो कहते कि हम 2018 में पूरा करेंगे तो कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन उस दिशा में हम मजबूत कदम उठाने जा रहे हैं और उसका लाभ हर नागरिक को मिलेगा। और मैं मानता हूं कि एक बहुत ही आवश्यक कदम था, क्योंकि चाहे लिबरलाइजेशन का एरा हो, चाहे समाजवादी एरा रही हो, हमारे जो लोग स्लम्स में रहने को मजबूर हैं, हमारे जो लोग गांव में रहते हैं, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ उपलब्ध नहीं है। न बिजली है, झारखंड से मैं आता हूँ, न बिजली है, न सड़क है, न पानी है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, कुछ नहीं है। किसी तरह जीवन जी रहे हैं। और अगर उस जीवन को जीने से तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर बंदूक उठा लेते हैं। और इस सब इलाके में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्या पनप रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि न रोजगार है, न जीवन में कोई अच्छी बात है। तो ये इस दिशा में अगर हम कदम उठाएंगे तो उसका लाभ दूरगामी होगा, व्यापक होगा और अर्थव्यवस्था को उसका फायदा मिलेगा। बजट में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो अंतिम बिंदु है जिस पर मैं आऊंगा वो है टैक्स। एक दो बातें मैंने टैक्स को लेकर कही, लेकिन टैक्स में उन्होंने कहा है कि जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो 1 अप्रैल 2016 से हम जीएसटी लागू करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब चूंकि मैं इस विषय से डील करता रहा हूं, क्योंकि इसके पहले मैं जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उसका अध्यक्ष था, और जीएसटी पर हम लोगों ने भी विचार करके अपनी सिफारिशें पार्लियामेंट को दी हैं। ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि प्रक्रिया क्या हो, प्रक्रिया ये होगी कि पहले तो राज्यों के साथ सहमति बनानी है। पूर्ण सहमति जब बन जाएगी तब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास होगा। अब सरकार कह रही है कि हम इसी सेशन में उसको पास करेंगे, बहुत अच्छा है अगर इस सेशन में पास हो जाए। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यों को जाएगा और हर राज्य के विधानसभा में इस पर विचार होगा। विचार होने के बाद वो पास करेंगे या नहीं पास करेंगे। 50% राज्यों के विधानसभाओं को इस बिल को पास करना पड़ेगा, तब जाकर संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे और वो संविधान का हिस्सा बनेगा। तो अब राज्यों को अगर मान लीजिए कि इस सेशन में पास हो जाता है तो राज्य या तो स्पेशल सेशन बुलाएं या जल्दी से जल्दी उसको पास करने की कोशिश करें। तो संविधान संशोधन जब हो जाता है तब उस संविधान संशोधन के अंतर्गत कानून बनाना पड़ेगा। केवल संविधान से नहीं चलेगा, तो कानून बनाना पड़ेगा, केंद्र को कानून बनाना पड़ेगा, राज्यों को कानून बनाना पड़ेगा। और जब कानून बन जाता है तो उसको नोटिफाई किया जाता है, तभी वो कानून प्रभावी होता है। नोटिफाई करने के पहले उसके नियम बनाने पड़ेंगे। उसके बाद सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करके रखना पड़ेगा कि जब जैसे ही कानून नोटिफाई हो तो इफेक्टिव हो जाए। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है इसका आईटी प्लेटफॉर्म तैयार करना, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों ट्रांजैक्शंस देश में होंगे जहां पर कि कोई दावा करेगा कि इसमें हमने इतना टैक्स केंद्र का चुकाया है, जीएसटी, सर्विसेज का और इसका एक्साइज का, इसको हमको वापस कीजिए। इसमें बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए आईटी नेटवर्क हमारा इतना मजबूत होना होगा
कि हम हर ट्रांजैक्शन को लोकेट कर सकें और तुरंत इस फैसले पर पहुंचे कि हाँ दिया है नहीं दिया है, अगर दिया है तो वापस करो, नहीं दिया है तो वापस नहीं करना है। ये सारी व्यवस्था हमको खड़ी करनी है अगले 12 महीने में। आई विश द फाइनेंस मिनिस्टर वेल, लेकिन जो चुनौती है उसका एक अंदाज आपको मैंने बताया। दूसरा जो डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में एक बड़ी चर्चा का विषय ये बना कि उन्होंने कॉर्पोरेट्स को कह दिया कि हम आपके टैक्स को 30% से या सरचार्ज को भी जोड़ लें तो 34% से कम करके 25% कर लें। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी कि जो एग्जेम्पशंस हैं उन एग्जेम्पशंस को भी हम कम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 23% अभी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है। अब एग्जेम्पशंस को कम करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जितने एग्जेम्पशंस हैं वो या तो कोई सोशल पर्पस है उनका या कोई ना कोई इकोनॉमिक पर्पस है। उसका लिस्ट है मेरे पास कि किस प्रकार के एग्जेम्पशंस हम देते हैं। तो हम अगर उन सोशल पर्पसेस को समाप्त करें, जो इकोनॉमिक पर्पस है उसको समाप्त करें, तब हम एग्जेम्पशन को वापस ला सकते हैं। अभी उसका फाइन प्रिंट हम लोगों के सामने नहीं है, केवल एक इंटेंट है, इरादा है कि हम 4 साल में इसको कम करेंगे। तो फाइन प्रिंट हम लोग देखेंगे तब ये पता चलेगा कि कहाँ तक इसको हम कर पाए। लेकिन एक जो संदेश गया है कि भाई बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो कर दिया, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं किया। मुझे लगता है कि जहाँ एक और हम कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, कम से कम ये इंडिकेशन था, तो मिडिल क्लास को भी राहत देनी चाहिए। अब मिडिल क्लास का राहत क्या होती कि हमारा 2.5 लाख एग्जेम्पशन है यार, उसको 3 लाख कर दो। इतनी छोटी सी बात हम मांग रहे थे। हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल पर अपनी कमेटी में जब विचार किया था तो हम लोगों ने 3 सुझाव दिए। एक तो ये कहा कि 2.5 लाख को 3 लाख या 2 लाख उस समय था, पिछले साल अरुण जी ने उसको बढ़ाकर 2.5 लाख किया था। तो हम लोगों ने कहा कि 3 लाख करो एग्जेम्पशन। नंबर 2, हम लोगों ने कहा कि स्लैब्स को चेंज करो। अभी जो स्लैब्स हैं उसको चेंज करके 3 लाख से 10 लाख रुपए की आमदनी जिसको है उसको 10% की श्रेणी में रखो। 10 से 20 लाख जिसकी आमदनी है उसको 20% की श्रेणी में रखो, और 20 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है उसको 30% की श्रेणी में रखो। ये सुझाव हम लोगों ने दिया था। और तीसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था कि बार बार हर साल इस पर विचार करने के बदले आप इसको देश का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके साथ लिंक करो। जैसे सरकार में जो लोग काम करते हैं उनका डीएमएस अलाउंस लिंक्ड है ना, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसी प्रकार ये जो सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली हर साल बढ़ जाएगी। 3 लाख का 3,20,000 हो जाएगा, 10 लाख का 10,20,000 हो जाएगा, या 30,000 या 40,000 हो जाएगा। इस तरह सीमाएं बढ़ती जाएंगी और फिर जो टैक्स पेयर है वो ये नहीं कहेगा कि इन्फ्लेशन की मार हम सह रहे हैं लेकिन हमको इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ये एक सुझाव हम लोगों ने दिया था, और मेरा सुझाव ये होगा कि स्लैब को माने या ना माने, ये दोनों सुझाव जो है कि 2.5 लाख को 3 लाख कर दिया जाए और इन्फ्लेशन लिंक कर दिया जाए, इससे बहुत राहत आम लोगों को मिल जाएगी। डायरेक्ट टैक्सेस कोड आप जानते हैं, उसका इतिहास ये है कि चिदम्बरम साहब वो कोड का ड्राफ्ट लाए थे, फिर प्रणब मुखर्जी ने उस पर विचार किया, फिर प्रणब मुखर्जी जी ने उसको संसद में रखा, फिर वो हम लोगों की कमेटी के पास आया और हम लोगों ने विचार करके उसको लौटाया। लेकिन यूपीए सरकार उसको पास नहीं करवा पाई। अब मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमको इनकम टैक्स कोड की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। मैं उनसे इस पर सहमत नहीं। मैं मानता हूं कि 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें इतने सारे चिप्पे लग गए हैं, कागज के टुकड़े हर पेज पर, और इस फाइनेंस बिल के बाद और भी लगेंगे।
कि ये आवश्यक है कि उसको हम साफ सुथरा कर दें। एक बार डायरेक्ट टैक्सेस कोड बनाकर सब कुछ साफ सुथरा कर दें और जैसे 2015 में भी 1961 का इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है, उसी प्रकार जो हम कोड बनाएंगे, नया टैक्स का कानून बनाएंगे, वो चलेगा 50 साल 60 साल। तो इस कानून की जरूरत है, ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर महसूस करता हूं। और जब एक तरफ जीएसटी आ जाएगा और एक तरफ इनकम टैक्स का नया कानून आ जाएगा, तो ये जो पार्ट बी होता है बजट स्पीच में, जब वित्त मंत्री पॉज करते हैं लोकसभा में और कहते हैं पानी का एक ग्लास का सिप लेकर कि नाउ आई कम टू माय टैक्स प्रपोजल्स, और उसका सब लोग दिल थाम कर बैठ गए, पता नहीं क्या नुकसान होगा हमारा कि फायदा होगा। तो वो हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पार्ट बी फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी टैक्स प्रपोजल्स के ऊपर चर्चा करने की, और हम सब आराम से घर में बैठकर आश्वस्त रहेंगे कि टैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जीएसटी आएगा तो ये सर्विस टैक्स में जो चेंज हो गया है ना, सब लोग इसकी भी शिकायत कर रहे हैं। अब सब सर्विस टैक्स 12.56 से बढ़कर 14% पर आ गया। अब जीएसटी जब आएगा तो उसमें एक रेट तय होगा, गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए। वो कहाँ जाके तय होगा ये मैं गेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस पर भार नहीं बढ़े और वो इन्फ्लेशनरी नहीं हो, इस बात पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मित्रों, मैं मानता हूं कि ये जो बजट इस साल आया है, वो बहुत अरसे के बाद हम कह सकते हैं कि एक अच्छा बजट, एक खूबसूरत बजट, एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, एक आम आदमी की चिंता करने वाला बजट, ऐसा बजट अरसे के बाद आया है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। अब मैंने भी कुछ सुझाव रखे हैं। सुझाव तो रखेगा ही आदमी। आपके सामने खाना परोसा जाएगा तो आप कहेंगे ना भाई नमक लाओ, दाल में नमक कम है। हा? अच्छा, कहीं घर में अचार वचार है तो उसको भी ले आओ, कुछ चटपट हो जाए खाना। तो हम सब जितने लोग हैं, हम सबको कोई ना कोई जरूरत महसूस होगी, हम सब सुझाव देंगे। और इसीलिए मेरा अंतिम सुझाव है, जो मैंने हर मंच पर कहा है, वो अंतिम सुझाव मेरा ये है कि अब बजट को गोपनीय रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे एक व्यवस्था को मैंने बदल दिया, जब मैंने कहा कि 5 बजे नहीं 11 बजे हम बजट पेश करेंगे, तो व्यवस्था बदल गई। उसी प्रकार बहुत अच्छा हो अगर अगले साल से मोदी जी और अरुण जी और सरकार मिलकर ये तय करे कि हम 28 फरवरी को बजट पेश तो करेंगे, लेकिन वो फाइनल नहीं होगा, वो प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा संसद के सामने, फिर उस पर पार्लियामेंट विचार करे, उस पर देश के लोग विचार करें, अपने सुझाव हमारे पास भेजें और उन सुझावों पर विचार करने के बाद फिर हम अपना फाइनल स्वरूप बजट का जो है उसको लेकर आएंगे। और वो बजट जब ये मुझे लगता है कि हम लोगों को सुझाव देना चाहिए सरकार को, और तब जो सारी व्यवस्था है वो ठीक ठाक हो जाएगी। माफ कीजिएगा, मैंने बहुत समय ले लिया आपका, हमको फ्लाइट भी पकड़ के जाना है। एक अंतिम बात कि एक सज्जन है, कौन, महेश कुमार सिंघानिया आप हैं, इन्होंने एक लंबा चौड़ा लिख के मुझे कई प्रश्न पूछे हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, कोई ना कोई वकील है वही दे सकता है जो इन सब का जानकार है। कुछ प्रश्न हैं जिस पर कि विचार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके लिए उदार जी समय नहीं है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं लिख के आपके पास भेज दूंगा, और नहीं तो सरकार से लिखवा के भिजवा दूंगा ताकि आपकी शंकाओं का समाधान हो। और इतना ही कह के मित्रों, मैं यहाँ पर अपना विचार रखना समाप्त करता हूँ। एक बार फिर अफसोस है कि मैंने बहुत टाइम दिया आपका। धन्यवाद।